से वंचित है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और समय इनके लिए भी आंखें नम हो रही है। जाहिर तौर पर इनका ये प्रयास सराहनीय है, काबिले तारीफ है कि आप समाज के लिए इतना सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वार्निंग। इस वक्त हमारे साथ बिहार के सबसे युवा एंटरप्रेन्योर यानी कि अंशुल फाउंडेशन के संस्थापक राहुल सिंह जी हैं। राहुल सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अंशुल फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई थी? ये विचार आपके मन में कैसे आए? मैम, ये तो मैंने अपना जो लॉन्चिंग की है वो 21 मार्च को मैंने की है, अभी जो 2-3 दिन पहले ही हुआ है। और ये मेरे मन में बहुत दिनों से था, क्योंकि कोई भी अगर आप कोई भी कंपनी, जैसे कि मेरा अपनी कंपनी अंशुल होम्स प्राइवेट लिमिटेड है और ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है। तो ये 6 साल मैंने पहले 2014 मैंने इसको लॉन्च किया था। तो मेरे मन में कभी बहुत दिन से ये दिमाग में था कि क्योंकि एक कंपनी के साथ CSR एक्टिविटी जुड़ी होती है जी। कोई भी आप काम कर रहे हो, बट एक सोसाइटी के प्रति आपका एक जिम्मेदारी बनती है। तो चूँकि मेरा ये अपना खुद का एक था कि स्ट्रॉन्ग पैर करना है, तभी तो मैं खुद को खड़ा रखूँगा, तभी तो किसी को हेल्प कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं जब मेरी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो जाएगी, मैं एक लेवल पर अपने जो प्रोजेक्ट है उसको मैं फिनिशिंग कर दूँगा, देन आफ्टर मैं सोशल वर्क और एक सोसाइटी के लिए काम करूँगा। तो ये हमारा ये प्लान था, जो कि मैंने पिछले 21 मार्च को लॉन्च किया। और उसका एक उद्देश्य यही है कि हमें अपने सोसाइटी को सपोर्ट करना है। आप पढ़ाई के मतलब एक एजुकेशन के मामले में, एक सोसाइटी के मामले में, एक इन्वायरमेंट के बारे में, मतलब इन्वायरमेंटली आप उसको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो एक सोशली कल्चर होता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को उनको प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक गरीब लोगों के बारे में जो कि बिल्कुल असहाय, उनको सहायता करना है। तो ये एक प्लान था मेरा कि जब मैं अपने आप पैर पे खड़े हो जाऊंगा, स्ट्रांग हो जाऊंगा, देन आफ्टर आई विल गो इन दी सोसाइटी। और हमने जैसे अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन का जो शुरुआत 21 मार्च को की, उसका एक स्पेशलिस्ट कहा जाए कि मैंने एक बिहार शौर्य सम्मान, क्योंकि जो मुझे कोई उद्देश्य होना चाहिए, मैंने कह दिया कि मैंने खोल दिया अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन, बट उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है। तो मैंने एक अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने बिहार शौर्य सम्मान वो एक लॉन्च किया, जिसमें मैंने पूरे 38 जिले जो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से वैसे 25 NGO को मैंने सिलेक्शन किया, लोगों को सिलेक्शन किया जो दे आर वर्किंग इन अ वेरी मतलब वास्ट सर्कल पर काम कर रहे हैं, उस जमीनी हकीकत पर काम कर रहे हैं। और मैंने उन लोगों को सिलेक्शन किया और उस दिन उनको वो मंच दिया। मैंने उनको एक मंच दिया जहाँ पर मैंने सम्मानित किया। और उस सम्मान से वो लोग इतने खुश हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल वो लोग हैं जो लोग बिल्कुल कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे ये स्टेज मिलेगा, और वो स्टेज पाकर वो इतने खुश है, उनको खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ये मेरा एक यही उद्देश्य है, मोटिव है कि उनको एक मोटिवेशन लाना है, उन लोगों को उस जगह से उठाकर लाना है, एक मंच देना हो, उसके वजह से और जितने लोग हैं वो मोटिवेट हो उस जगह पर आने के लिए। और मेरा बस यही है कि जब वो मोटिवेट होते हैं तो उनको शक्ति मिले। जी। और मैं ये जानना चाहूँगी कि हाईवे जंक्शन भी आप कंस्ट्रक्शन के साथ रेस्टोरेंट की भी शुरुआत आपने की है, तो उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जैसे कि मेरा ये डाइवर्सिटी है, मैं अंशुल होम्स स्टार्ट किया, फिर अंशुल क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं एक ये हाईवे जंक्शन का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं उस सेक्टर में गया। ये भी मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि मैंने कभी रेस्टोरेंट सेक्टर में कभी गया नहीं उस जगह पर। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और मेरे लिए एक तरह से समझिए कि मैं कभी जानता नहीं था इसके बारे में कि ये एक्चुअली रेस्टोरेंट चलता कैसे है। जी। तो मैंने जब इसको लॉन्च किया तो मैंने बहुत एक कॉन्सेप्ट दिया
क्योंकि आप जब जाते हो आउट ऑफ पटना, आउट ऑफ बिहार जाते हो, कभी दिल्ली में या फिर मुंबई में, उसकी एम्बियंस की चर्चा अक्सर रहती है, बिल्कुल, खास करके युवाओं के बीच बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको टेस्ट क्या है। मैं जब पुणे में था तो मैं भी पढ़ाई अपनी पुणे से की थी, मैं भी कुछ अपने पढ़ाई के साथ साथ कहीं मैं जाता था, कहीं चाय पीने को, खाने को, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट उसको स्टार्ट किया जहाँ पर, क्योंकि आज का समय बहुत फोटोग्राफी का होता है, सेल्फी का होता है ना, तो इसमें बहुत चीज़ें होती है जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। मैंने उस जगह को ऐसा सेल्फी जोन बनाया, क्योंकि लोग आज रेस्टोरेंट में वो बंद कमरे में एंजॉयमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए बहुत स्पेसेस रखा बड़ा सा, जहाँ लॉन हो। उसके बाद उस जगह पर जाकर आप कॉफ़ी पीते हैं, मोजिटो, मॉकटेल एंजॉय करते हैं, प्लस आपको हर तरह का वैरायटी का खाना, नॉनवेज से लेकर सब कुछ, तो एक साथ एक ट्रिप भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ एक जगह मिलता है आपको, तो कौन नहीं चाहेगा कि एक जगह जाए जहाँ पर अपने आप को एंटरटेन कर सके। हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम लोग डीजे रखते हैं फ्री में, कि आप आएँ तो खाना भी खाएं, एंजॉय भी करें, और प्लस लाइव सॉन्ग भी चलता है। तो वहाँ पर अपना आप सोचो कि उसी प्राइस में आप खा भी रहे हो, आप ये इवेंट भी देख रहे हो, एंजॉय भी करो, पूरे फैमिली बैठ कर, उनके बच्चे पूरे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कम से कम आप कॉन्सेंट्रेट खाने पर दे रहे हो। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम एक अच्छा प्रोग्राम रहता जी है। जी जी। तो इसके अलावा ये जानना चाहूँगी कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अंशुल फाउंडेशन और आगे कैसे क्या चलेगा, क्या भविष्य होगा, क्योंकि अभी तक तो फाउंडेशन अंशुल होम से शुरुआत हुई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेगा? तो अंशुल होम्स इज कनेक्टेड टू कंस्ट्रक्शन। जी, जब मैंने 2014 में जब लॉन्च की अंशुल होम्स, तो मैंने आई स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट 13,000 स्क्वायर फीट में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जी, 20 फ्लैट का प्रोजेक्ट था मेरा, और वहाँ से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। आज मेरे पास ऑलमोस्ट नहीं भी तो 25 एकड़ मेरे पास पटना में ज़मीन है, जिसमें मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने इस 3 साल के अंदर, जो कि आप 3 साल देखोगे तो मेरे बहुत सारा डिफ़िकल्टी फेसेस किए, जैसे बालूबंदी हुआ, कभी आपका रेड़ा आया, रेड़ा में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई, कोरोना आया, फिर उसके बाद GST आया, बहुत सारे नियम आए 2012 के बाद। तो वो उसको हम लोग फेस करते करते पिछले अगले 3 साल में हमने पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया। आज 3 प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर मैंने उनको फिनिशिंग करके दे दिया विथ बेस्ट मटेरियल। कोई मटेरियल में कंप्रोमाइज़ नहीं, हम लोग टाटा के स्टील के साथ साथ हर एक क्वालिटी वाला प्रोजेक्ट मतलब सामान देते हैं जी। तो मैं उसके साथ अगर डिलीवर को टाइम से टाइम से मैं डिलीवर करता हूँ कोई प्रोजेक्ट को, और आगे भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक चीज़ मैं दे रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि मिलकर एक प्रोजेक्ट में अंशुल होम्स बनाता है, और भगवान के दया से बहुत अच्छा आप अच्छे आप काम करोगे तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो यहाँ क्षेत्र बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं, दिल्ली की, मुंबई की, तो उन जगहों पर कुछ खासियत दी जाती है कंस्ट्रक्शंस में। तो अंशुल होम्स क्या कुछ खास ऐसा मिलता है अगर कोई फ्लैट लेना चाहे, या कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग हो? बिल्कुल। हाँ। मैं आपसे पूछूं मैम कि अगर आपको क्या चाहिए, तो आपको एक सोसाइटी चाहिए जी, जहाँ पर एक जगह पर, हाँ, एक जहाँ पर आप रहते हो तो वहाँ पर आपको जॉगिंग ट्रैक्स हो, क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो, 60-70% ग्रीन एरिया हो, जहाँ पर आप अगर शाम को अगर आप ऑफिस के बाद थके हारे जाते हैं तो कम से कम आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिले जहाँ पर फ्रेश एयर हो आपके पास, बच्चे वहाँ खेल रहे हो, आप कहीं पर क्लब हाउस में बैठे हो, वहाँ पर कॉफ़ी का एंजॉय कर रहे हो। तो ये जगह ही मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये पटना से आउटस्कर्ट में है, पटना से नज़दीक नहीं, क्योंकि पटना बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। आपको अपने ऑफिस भी आना तो कम से कम आपको एक किलोमीटर के लिए कम से कम 1 घंटा देना होता है। बट मेरा प्रोजेक्ट है कि आप यहाँ से जाते हो, जैसे ही आप ट्रैफिक से बाहर निकलते हो तो अगले आधे घंटे में प्रोजेक्ट पहुँचते हो, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। उस जगह पर मैंने कुछ 10 एकर्स में ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर ये पूरे फुल एमिनिटीज़ के साथ साथ आपको एक नोएडा में हम लोग हाई राइज बिल्डिंग मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना रहे हैं, जहाँ पर 15-19 फ्लोर का अपार्टमेंट है, और उसके साथ ग्रीन एरिया ज़्यादा है। प्लस आपके जितनी एमिनिटीज़ मैंने बोला, क्लब आपके कमर्शियल के साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। बच्चों खेलने के लिए किड्स जोन हो गया, स्विमिंग पूल हो गई, फिर उसके बाद आपका प्लेग्राउंड हो गया, फिर गार्डन हो गया, बच्चों स्कर्टिंग हो गया, वो सब कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर है, जहाँ पर आप जाते हो एंड यू विल फील गुड
आपकी फीलिंग अच्छे आने, वाइब्स अच्छी आनी चाहिए, जी उस जगह को मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो ये 2 प्रोजेक्ट है मेरा, एक H2 सिटी के नाम से है जो कि दानापुर स्टेशन के पास है, और दूसरा DNA गोल्फ सिटी है जो हाजीपुर के पास, यानी हाजीपुर के पास है। आप नॉर्थ बिहार जाते हो तो वहाँ के लोग पटना के नज़दीक आ सकते हैं, और इस साइड में आप जाते हो तो पूरा आरा बक्सर के लोग हैं वो जो पटना के नज़दीक आ सकते हैं। और राहुल जी, आप सबसे युवा उद्यमी हैं और ख़ास करके युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बहुत ही कम समय में अंशुल होम्स ने काफ़ी ज़्यादा अपना क्षेत्रफल बढ़ाया है, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं आप। तो इसलिए हमारे दर्शक, जो युवा दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, किस प्रकार आपके दिमाग में ये बात आई कि इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, और युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं अपने आप शिक्षा के बारे में बताऊँ, एजुकेशन के बारे में, तो एक्चुअली मैं पुणे से कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन, और विथ MBA आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन भारतीय विद्यापीठ 2005 से 8 तक, और फिर देन आफ्टर मैं 9 से 11 में MBA कंप्लीट किया पुणे से, इंदिरा कॉलेज से। देन आई स्टार्टेड वर्क इन रियल एस्टेट कंपनी। मैं उस समय ये नहीं मेरी थी कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं बैक बेंचर की तरह रहता था। मेरे को शुरू से ही बिजनेस का शौक था। तो जब मैंने कंप्लीट की अपनी एजुकेशन, तो मैं सोचा कि मेरे को कैसे भी जॉब कितने भी मिल जाए मेरे को जाना है। मेरे को कोई थिंकिंग नहीं थी कि मैं 50,000 का सैलरी हो या 25,000 का सैलरी हो, मेरे को जॉब मिल जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं डेवलपिंग कंपनी एक थी कत्यानी इंफ्राकॉन, वहाँ पर मैंने अपनी स्टार्ट की जॉब करना, और आई वाज स्टार्टेड इन 10,000 पर मंथ। मेरे लिए वो 10,000 मैंने था कि जॉब कैसा करना है। तो वो क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर, कैसे मार्केटिंग होते हैं। और वो एक्चुअली प्रोजेक्ट था वो फार्म हाउस का, सेकंड होम होता है ना फार्म हाउस, जहाँ पर लोनावला का नाम सुना होगा, लोनावला। उस लोनावला में हम लोग फार्म हाउस बेचते थे, और वहाँ पर वो लोग रहते थे जो कि इलीट कस्टमर होते हैं, हाँ, जो जिनका कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए वो सेकंड होम के नाम लगाते थे। तो मैं जब वहाँ गया, मतलब अपने ये होती थी, अपना एक अपॉइंटमेंट हुआ करता था, तो वहाँ पर जब मैं बैठता था तो उन लोगों के साथ तो मुझे बहुत कुछ एटिकेट्स पता चला कि वो लोग कैसे बात करना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़े लोग रहते थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। मेरे को मार्केटिंग समझ है कि मार्केटिंग करना कैसे होता है। तो वो 2 साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद मैं जब तो मार्केटिंग बहुत अच्छा सीखा, तो मैं सोचा कि चलो मैं इतना जो काम करूँ, क्यों ना पटना में, क्योंकि मेरे गार्जियन भी यहीं थे, मुझे भी आना था। तो मैं 2012 में पटना आया, और पटना आने के बाद मैं सोचा कि मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं स्टार्ट की बिजनेस के बारे में सोचा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर। उसमें रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा इतना अच्छे से नहीं था, फ्लुएंट नहीं था। तो मैंने छोड़ के मैं जॉब करना ही पसंद किया, और मैं रियल एस्टेट में ही जॉब किया 2 साल, और यहाँ की चीज़ों को समझा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जगह पर, उसका रियल एस्टेट अलग है पुणे का, और पटना का बिल्कुल अलग है। तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ रियल एस्टेट काम कैसे करता है। वो 2 साल काम करने के बाद देन आई स्टार्टेड माई कंपनी इन 2014 अगस्त में लॉन्च की अंशुल होम्स को। और उस समय से जब मैंने स्टार्ट की यहाँ पर, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब एक अच्छे सोचे, एक युवा सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक मुझे ऐसा जॉब, मुझे कंपनी खोलनी है, खुद का बिजनेस करना है। ये बहुत आसान सोचना, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप खोलने से पहले सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए ना कि मुझे वो काम करके देना है। यहाँ पर वैसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि लोग खोलते हैं, लेकिन इंटेंशन होता है कि ये नहीं होता कि मैं प्रोजेक्ट को बना के देना, इंटेंशन ये होता है कि मैं उसी में उलझ जाते हैं पैसे में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रियल एस्टेट बहुत वास्ट है। जब आप बात करोगे रियल एस्टेट के बारे में, आपको सबसे पहले सेल आउट करना है, फिर कंस्ट्रक्शन में जाना है, कंस्ट्रक्शन के साथ वैसे वेंडर से भी आपको मिलना जो आपको क्रेडिट दे सके। ये एक बहुत बड़ा चेन होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल बिजनेस में जाएं, आपको अच्छा भी लगेगा रियल एस्टेट, लेकिन आपको सबसे पहले आपको कम से कम 2, 4 साल, 5 साल आपको देना पड़ेगा उस सेक्टर में। उसकी चीज़ों का बारीकी से समझेंगे तभी आप सक्सेस पाएंगे। मैं अपने करियर का 4 साल दिया मैंने रियल एस्टेट में। देन आफ्टर मैंने स्टार्टेड किया, मुझे पता है A to Z की मार्केटिंग क्या होती है। मैं कंस्ट्रक्शन में भी काम किया हूँ, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देन आफ्टर आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट कंपनी एंड देन आई कंप्लीटेड दिस थिंग्स इन 3 years। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ भी आप काम करो तो पहले उसके पीछे एक उद्देश्य रखो कि मेहनत और इंटेंशन,
ये दोनों जब कंप्लीट होता है तभी जाकर सक्सेस होता है। तो मेरा ये करना है जितने भी यूथ लोग से जो अपने बिहार में हैं, सबसे इंटेंशन आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये रखिए कि मुझे जिस चीज़ के लिए कर रहे हो उसको सबसे पहले कर देना है। आप ये मत सोचो कैसे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब का इंटेंशन सही हो। मैंने तो बहुत रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, मेरे पीछे कोई नहीं, आई एम द ओनली डायरेक्टर, मैं अकेले काम करता हूँ। मैं अंशुल होम्स भी देखता हूँ, पूरा कम से कम 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग का अभी कंस्ट्रक्शन 1000 फ्लैट का काम चल रहा है। दूसरा हमारा अंशुल क्रिकेट अकेडमी भी है जहाँ पर 150-200 बच्चे लोग आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। मैं उनको हर लेवल का ट्रेनिंग, अच्छे से अच्छे इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। तीसरा मेरा एक हाईवे जंक्शन रेस्टोरेंट भी है, वो भी नया कॉन्सेप्ट है, उसको हमेशा नया मेरे पास टारगेट होता कि नए रेनोवेट करना, लोग को नई चीज़ देना, कि एक ही नहीं कि बोर हो जाए किस आने का, वो उसके बारे में मेरे को टारगेट होता है। और चौथा मैंने अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसमें मुझे अब अपनी चीज़ों को पब्लिकली और मुझे सोसाइटी के लिए कुछ देना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ काम करें तो उसका एक फ्रूटफुल उद्देश्य हो, आउटपुट हो। तो ये सब चारों चीज़ है जो कि मुझे करते हुए मैं कर रहा हूँ काम। तो मेरे लिए बहुत टेंशन, आप कभी देखोगे नहीं मुझे कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, कभी भी हमेशा हंसते रहता हूँ। टेंशन, आप टेंशन छोड़ दो कि क्या होने वाला है, बट आप रखो टेंशन, मुझे अच्छे से काम करना है, टेंशन फ्री होकर। लेकिन अगर आजकल के युवाओं की बात करें तो वो नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और क्योंकि बिज़नेस करने का मन भी होता है तो वो रिस्क वो नहीं उठाना चाहते। तो उस रिस्क के ऊपर आप कुछ टिप्पणी करें तो ज़्यादा बेहतर। मैं बताऊं कि सबसे एक मूल क्या फंडा है, आप दो चीज़ कीजिए लाइफ में। एक ये कीजिए कि आप ये सोचिए कि मेरे अंदर कम से कम 10 लोग, मेरे अंदर भी 200 लोग काम कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट ये सोच के किया था कि कम से कम 10-15 लोग को मैं वैसे लोग को एम्प्लॉयमेंट दूँ जहाँ पर उन लोग के अपने खुद उनका पेट भर सके और उनके बच्चे लोग को उन लोग को शिक्षित कर सके। आप एक अच्छा इंटेंशन स्टार्ट कीजिए, तो क्या होगा कि रिस्क ऑटोमेटिक है कि कोई भी चीज़ करोगे, आप रोड पर चलो तो रिस्क है जी, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो पल पल मरने का रिस्क है, कहीं भी आप कुछ भी हो सकता है। तो इतना सोच के चलोगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तो पहले तो स्टेप है कि आप अपने आप को रिस्क से हटाओ, करना है तो करना है उसको, चाहे जिस तरह से करो, चाहे उसके लिए जो भी करना हो। कन्फ्यूज़न है दिमाग में, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं, करना है तो करना है, वो ऑटोमेटिक वो समा बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जब स्टेप स्टार्ट कर दोगे, आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारे स्ट्रगल सब सीखने के लिए मिलता है। उसको ओवरकम कीजिए, उसको छोड़िए, प्रॉब्लम आती है उसको छोड़ के आगे बढ़िए चीज़ों को लेकर। तो जब आप, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं भी वैसा नहीं है कि मेरे पास बैकअप, मैं गॉड फादर थे पापा, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे, मैं तो रिस्क उठा लिया था, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भगवान की दया से आज ऐसा है कि मैंने एक स्टेप बढ़ते बढ़ते मैंने सीढ़ी स्टार्ट की पहले से। आज भले ही मैं 50वां सीढ़ी पर हूँ और सोच मेरे 100वां सीढ़ी की है, लेकिन मैंने एक एक स्टेप पार किया है। 6-7 साल कंपनी में दिया है, तो मैंने हर एक स्टेज समझा है, मैंने उसे सीख ली है, और हर एक मतलब गलती से सीखी इस चीज़ को लेकर कि आपने गलत किया तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान है मेरा, और कैसे लोगों से बचना है। सबसे बड़ी बात है कभी भी एक बात, किसी की बात सुने जरूर, लेकिन इम्प्लीमेंट अपने तौर से कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क लीजिए, इसमें नो डाउट है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये सोच के देखिए कि मैं अपने अंडर में कम से कम 100 लोग को रखूँगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मैं 10, 50, 100 टारगेट ये बनाइए कि मैं एम्प्लॉयमेंट कितना करूँ, ना टारगेट बनाइए कि मुझे काम कितना करना। मैं 10 बिल्डिंग बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक 10 बिल्डिंग बनाइएगा तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए कि मैं 10 करता हूँ तो अगले 20 करना है, अगला 40 करना। जैसे आप 40 करोगे तो आपका वास्ट लेवल पर आप आगे बढ़ जाते हो। तो मेरा यही था, मैं 10 से स्टार्ट किया था, मेरे पास 200 लोग हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं उस 200 लोग को मैं रोज़ का उनके घर की चीज़ें दे रहा हूँ, उनको एक एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, उनके बच्चे लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा सोशल एक्टिविटी ये भी है। और अंशुल होम फाउंडेशन का और आगे क्या भविष्य है, क्या आगे की रणनीति है, क्या सोच है? मैं बता दूं कि अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन में मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे साथ मेरी वाइफ भी इसमें साथ जुड़ी है, क्योंकि कोई भी एक इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उसके पीछे उसकी हम साथी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे इस फाउंडेशन में मेरी वाइफ के साथ मेरा भाई भी है। मैंने यही कहा कि जो अच्छा काम अब करने वाले हैं
तो अच्छे काम तभी हो पाएंगे जब एक सपोर्टिंग इस तरीके से होगा। तो ये दोनों मिलकर, सब लोग मिलकर इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस फाउंडेशन में हमने, हमारी पूरी टीम ने, मेरी वाइफ, मेरे भाई, मैं और मेरी जितने भी अंशुल होम्स की टीम इज़ लाइक फैमिली होती है। मेरे यहाँ पर पूरे 5 साल को मैं कभी किसी को निकालता हूँ नहीं अपने यहाँ से, मैं उसको कोशिश करता हूँ को एडजस्ट कर लेने के लिए, क्योंकि हर बंदा अपना अलग अलग तरीके से, मेरे पास कितना सेल्स डिपार्टमेंट से आया था बट सेल्स नहीं कर पा रहा था, तो उसको मैंने लीगल में डाल दिया, किसी को मैंने किसी और, लेकिन मैं उसको निकाला नहीं, लेकिन आज वो अपना परफॉर्म बेस्ट कर रहे हैं अपने जगह पर। तो कोशिश यही करना चाहिए कि आपके पास बंदे अच्छे मिलते हैं उसको रख लेना, क्योंकि एसेट वही सबसे बड़ा है। अगर आपको बंदा, मुझे एक बंदा था बहुत बढ़िया था वो, मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन वो सेल्स नहीं कर पा रहा था और मैं उसको हटाना भी नहीं चाह रहा था कि उसे हटाओ यार, फिर वो इतना अच्छा बंदा मुझे मिलेगा नहीं। तो मैंने उसको सोच कर मैंने लीगल में डाल दिया, भले मेरे को 1 साल उसको पेमेंट देना पड़ा मुझे एक्स्ट्रा, बट मैंने उसको निकाला इसलिए नहीं क्योंकि आज मेरे पास वो लीगल कितना अच्छा काम कर रहा है कि मेरे को ट्रस्ट है 100%, वो गलत कर ही नहीं सकता। तो मुझे ये सोचना है कि उस समय बेनिफिट न सोचकर उसके आगे के लिए सोचे, तब जाकर ये होता है। तो इसीलिए फैमिली बनी, इसीलिए वेलफेयर बना, और मेरा यही सोच है कि अंशुल वेलफेयर से मुझे अच्छा काम करना है, जो कि मैंने पहला स्टेप जो उठाया बहुत अच्छा रहा, सक्सेस रहा इवेंट, और बहुत लोग के पास बहुत अच्छा मैसेज गया ड्यू टू ये वजह से, जब वो सम्मान पाए, उनको स्टेज मिला, तो वो जब गांव में गए ना, तो अगला दिन जो फुल पेज का वो कवरेज जब उनको मिला, और वो जो कि पेपर में देखा, देखो देखो मेरा फोटो आया है, तो उसके गांव वाले लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, अरे तुम्हारा फ़ोन आया, अरे नहीं, अरे तुम्हारा तो पेपर में आया फोटो, क्या किए हो भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उसके अप्रेजल होने लगा, वो बहुत खुश हुए। यही तो चाहते हैं वो लोग, वो तो निस्वार्थ वो काम करते हैं, लेकिन उनको अप्रेजल देने वाला कोई रहता नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी चीज़ों को हम लोग अप्रेजल करें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सोशल एक्टिविटी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, खुद का काम करना। एक तो मेरी इस सम्मानित में मैंने एक ऐसे भी लेडी थी जो बिल्कुल उसका घर टूटा हुआ था, जब अब मैं, मेरी टीम जब गई थी वहाँ पर, बीइंग हेल्पर की टीम गई थी, बीइंग हेल्पर भी हम लोग के साथ जुड़ी है। मैं बता दूँ कि मेरे साथ साथ एक बीइंग हेल्पर करके एक NGO है, वो जुड़ी है, पूरे अच्छे 50 लोग की टीम है, उन लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो उन लोग जब टीम वहाँ गई ना उस लेडी के पास, तो वो लेडी बिल्कुल टूटे वाले घर में रहती थी। जब वहाँ के तो बिलीव नहीं किया, वो लेडी ना पूरे 50-60 बच्चे रोज़ पढ़ाती हैं, और वो क्या करती है कि उनको शिक्षित, उनका काम होता है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देना, और वो लोग आप सोच नहीं सकते हो, उनका जब मैं वीडियो बाइट देखा मेरे को बिलीव नहीं हुआ, वैसे वैसे लोग हैं, उनको कितना मोटिवेट सामने नहीं आते हैं। और वो लेडी एक बार वो सोच भी लेती कि मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे लगता मैं मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, लेकिन जब मैंने स्टेप दिया ना, वो इतनी खुश हुई, वो फ़ोन से बात कर रही थी, मैं इतनी खुश हुई कि अब मुझे सब चीज़ सोचना भूल गया, मैं मुझे मोटिवेशन मिल गया, मैं और अच्छा करूँगी। ये चीज़ की ज़रूरत है। तो यही मेरा है कि लोग के पास जाएँ, इस फाउंडेशन से उन लोग के पास जाएँ जिनको ज़रूरत है। और देखिएगा 1 साल में हमारा जो है, अगले साल फिर मैं आपके साथ इंटरव्यू में आऊँगा, तो इस फाउंडेशन से जो जितने लोग की पहचान बनी है और जितने लोग को हमने सहायता की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक सोसाइटी सब लोगों से बनती है, चाहे वो न्यूज़ हो गया, खेल हो गया, एजुकेशन हो गया, हर तरीके से एक सपोर्ट होना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग का न्यूज़ फाउंडेशन एक अच्छा टीम काम कर रही है पूरा। एक मैं जब मैं शुरू से इस न्यूज़ फाउंडेशन को देख रहा हूँ, जब मेरे पास आपकी टीम आई थी, जब मैं स्टार्टअप था, हमने भी हेल्प की थी, एज ए स्टार्टअप तो सब कोई करता है, लेकिन आज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जो न्यूज़ कंटेंट मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविटी है कि आप एक सच्ची चीज़ को एक जगह पर ला कर रख दे रहे हैं। मैं हर चीज़ जान रहा हूँ आपके माध्यम, पॉसिबल है कि मैं हर जगह जाऊँगा, बट आपके माध्यम से बहुत अच्छा न्यूज़ कवर होता है, मैं देखता हूँ चीज़ों को लेकर, और मेरे विशेष भी है आप लोगों की पूरी टीम से कि आप लोग इसी तरह से अच्छे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ अंशुल होम फाउंडेशन के संस्थापक राहुल सिंह जी थे, और इन्होंने युवाओं को लेकर, एंटरप्रेन्योर को लेकर आगे के लिए कई सारी बातें बताई हैं, और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। इतना ही नहीं, अगर अंशुल होम फाउंडेशन की बात की जाए तो भविष्य में इनकी बेहद ही अच्छी प्लानिंग राजधानी वासियों को लेकर है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हाल ही में कई सारी NGOs को इन्होंने सम्मानित भी किया है। कई सारे ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित अंशुल होम फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।